Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you the part 3 of scientific principles of management, which is part of unit 2 of business studies from class plus 2 commerce. So in last videos I have explained you what is scientific management, after that meaning, definition, what are the features of scientific management, and after that in the next video I explained you the principles of scientific management and different type of techniques I have already discussed you. So the rest part of the chapter I will explain you today. So the next technique of scientific management is motion study. So what is motion study? It refers to a technique to study the movement those are necessary for doing well defined job work. सो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी जो मोशंस हैं या जो काम किए जा रहे हैं उनमें से कौन से मोशंस या काम अननेसेसरी हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है. सो ऐसे में फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो काम को बढ़ा नहीं रही है, मतलब कि हमारी आउटपुट को नहीं बढ़ा रही है, उल्टा वो हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं वो अननेसेसरी काम कर रहे हैं और हमारे जो वेज सिस्टम है उसको ही बढ़ा रहे हैं, यानी वेजेस को ही हमारी बढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है वो जिसको आउटपुट निकाल करके मान लो पाइप बनाने का काम कर रहे हैं वो, ठीक है, पाइप एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रखने होते हैं. वहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पाइप रख रहे हैं, मतलब कि वो इनफ हैं 3 बंदे वहाँ पे पाइप रखने के लिए. वहाँ पे चौथा बंदा साथ में लगा लिया, चौथा बंदा जो है वो अननेसेसरी है, मतलब कि एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से जो वेजेस ही कंपनी को ज़्यादा पड़ेंगी, मतलब कि उसको ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी और उसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो ऐसे में ऐसे मोशंस जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको फाइंड आउट किया जाता है मोशन स्टडी के अंदर. द मूवी कैमरा इज़ यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी, और ऐसी स्टडी को देखने के लिए मूवी कैमरा यूज़ किए जाते हैं और उनमें से जो भी अननेसेसरी मोशंस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो कोई भी काम हो रहा है उस काम को कितना टाइम लगना चाहिए, सबसे नंबर 1 पे एवरेज टाइम निकाला जाता है कि अगर मान लो कि एक चेयर बनानी है एक फर्नीचर के कारखाने के अंदर, तो उस चेयर को कितना टाइम लगेगा. एक पहले तो एक प्लान बनाया जाता है, बाद में एक्चुअल में देखा जाता है कि उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा है. सो ऐसे में एक एवरेज टाइम निकाल के रख लिया जाता है जिसकी हेल्प से हम जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उनको एलिमिनेट करके जो एक्यूरेट एम्प्लॉई हैं उनको हम अपने बिजनेस के अंदर ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा टाइम बच जाएगा या फिर कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट हम कर पाएंगे. सो द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क. तो जितने भी लोगों ने वो सेम टाइप का वर्क किया उनकी एक एवरेज निकाल ली जाती है कि उन्होंने कितने टाइम में वो काम को किया. दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, और ऐसी जो स्टडी है वो स्टॉप वॉच को देख करके तैयार की जाती है. स्टॉप वॉच के मतलब एक एक सेकंड का हिसाब रखा जाता है कि एक व्यक्ति जो है अगर इतने सेकंड में पूरा पूरा काम कर रहा है, दूसरा इतने में, तो उनकी एवरेज क्या है और उनमें से जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है वो कौन सा व्यक्ति है. सो इस तरीके से जो टाइम स्टडी के अंदर डिटरमाइन किया जाता है टू गेट द एस्टिमेट फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट, कि लेबर कॉस्ट एक सेकंड की या पर मिनट की कितनी पड़ रही है उनको. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स, तो कितने वर्कर्स की किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. टू डिसाइड अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान, और उनके लिए कितना उनको पे किए कर सकती है कंपनी या फैक्ट्री कितना पे कर सकती है, तो ये भी डिटरमाइन किया जाता है. नेक्स्ट आता है फटीग स्टडी. सो फटीग स्टडी इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब. अब आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स चाहे कोई कैसी तरीके का भी वर्क कर रहा है,
ज़्यादातर अगर कोई डायरेक्ट वर्कर्स किसी फिजिकल काम को करने में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान लो कि कोई जीरी लगा रहा है फार्मिंग के अंदर, है ना, सो ऐसे में, या कोई मजदूरी कर रहा है कंस्ट्रक्शन के काम में, तो वो डायरेक्टली एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, मान लो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो अपनी उनकी कैपेसिटी है। उसके बाद क्या होता है कि वो कैपेसिटी कम होती जाती है और जो काम है उसको प्रभावित करती है, मतलब कि आउटपुट को प्रभावित करती है उसकी। अगर वो शुरुआत के 1 घंटे के अंदर मान लो 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद अगले 1 घंटे में ही सिर्फ वो मान लो कि 10 या 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। उसकी कैपेसिटी कम होने का कारण क्या है? वो है थकावट। ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई भी काम करने के बाद उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है क्योंकि उसको थकावट होने लग जाती है। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना कि किस किस टाइम के ऊपर उनको एक रेस्ट दी जाएगी, काम के बाद उनको छोटी सी रेस्ट दी जाएगी, जिस रेस्ट से वो दोबारा से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकें और फुल कैपेसिटी से काम कर सकें। अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी है देखना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 2-2 घंटे बाद ही उनको 15-15 मिनट की रेस्ट देते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा वो 15 मिनट ज़्यादा ही बर्बाद होते जा रहे हैं, जिससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा लेकिन ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टडी की जाती है जिससे मैक्सिमम जो आउटपुट है वो वर्कर से ली जा सके, और जितने भी जो उनका इंटरवल देना है रेस्ट करने के लिए, वो कितने टाइम के बाद देना है और कितने टाइम का देना है, ये फटीग स्टडी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, या फिर इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। सो इसके तहत क्या है, जो एम्प्लॉय जैसा काम करेगा उसको वैसा ही पे किया जाएगा। अगर एक एम्प्लॉय जो है एक दिन में मान लो कोई 150 यूनिट किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर रहा है, और एवरेज जो टाइम है, मतलब कि एवरेज जो बैठती है एक दिन की एक एम्प्लॉय की, वो भी 150 के करीब ही है, तो दैट मीन्स उसको हम फुल जो वेज है वो दे सकते हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि भाई 4 एम्प्लॉयज़ हैं, 4 एम्प्लॉयज़ ने 1 महीना काम किया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 1 महीने में उन्होंने कितना हमें प्रोड्यूस करके दिया, लेकिन 1 महीना उन्होंने हमारे साथ काम किया और हमने उनको उनका फुल जो भी वेजेस बनता था वो दे दिया। तो ये F.W. टेलर की निगाह में, उनकी निगरानी में, मतलब कि ये सही नहीं है चीज़। वो कहते हैं कि जितना कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से वेजेस दो। ऐसा नहीं कि जितना टाइम उसने किसी काम करने में स्पेंड किया उसके हिसाब से उसको जो वेजेस दो। आप उसको टाइम बेस नहीं, वर्क बेस जो है वेजेस प्रोवाइड करो, ताकि वो मोटिवेट हो सके जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, और आपकी जो आउटपुट है वो भी अच्छी मिल सके आपको। हाँ जी, लास्ट में उन्होंने एक मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बात की है। अब मेंटल रेवोल्यूशन है क्या? ये मेंटल रेवोल्यूशन कॉल्स फॉर अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ। किस किस के माइंडसेट को बदलने की बात कर रहे हैं F.W. टेलर? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, सॉरी, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। सो एम्प्लॉयर्स कौन हैं? जो काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स कौन है? जो रख रहे हैं वर्कर्स को काम करने के लिए। और वर्कर्स कौन हैं? जो काम कर रहे हैं। सो यानी कि मालिक और कर्मचारी दोनों के बीच में एक माइंडसेट को बदलने की बात कर रहा है F.W. टेलर। ये किस तरीके के माइंडसेट की बात कर रहा है? हम हमेशा ही ये जानते हैं कि जो एक किसी भी फॉर्म है, कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सोच और ऑनर्स की सोच दोनों कन्फ्लिक्ट में होती हैं, मतलब कि दोनों के बीच में एक दरार रहती है हमेशा ही। एम्प्लॉय सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनको उस काम के बदले में उनका इनफ पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो ऑनर्स हैं, मालिक हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई वो उनको पैसे दे रहे हैं लेकिन उनको उसके बदले में ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रही है। तो दोनों के माइंड में ये एक कन्फ्लिक्शन सी रहती है। सो उनको एक राय दी है F.W. टेलर ने कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कीजिए जिस इन्वायरमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेटिस्फाइड रहें और जो एम्प्लॉयर है, ऑनर है, वो भी सेटिस्फाइड रहे। दोनों के माइंड में कभी भी
कोई भी दिक्कत की वाली बात नहीं होनी चाहिए, झगड़े वाली बात नहीं रहनी चाहिए, दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री रहने चाहिए और इस तरीके का इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है किसी भी फॉर्म का, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल जल्दी से हो सकता है। अगर दोनों के बीच में, वर्कर्स और मालिक दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगा, दोनों के माइंड अलग अलग चलेंगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर दोनों एक ही साथ काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना ईजी हो जाएगा। तो इस मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है इसके अंदर। हाँ जी, दोनों के कंपैरेटिव स्टडी बता रखी है। अब टेलर और फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर जिसके अभी अभी हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किए हैं, और फ्यूल जिसके इसके पहले हमने 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। अब दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट सिमिलरिटी है सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। चाहे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर हो चाहे हेनरी फ्यूल हो, दोनों ने सॉल्यूशंस बताए हैं जो भी मैनेजर्स की प्रॉब्लम्स होती थी उनके। मैनेजर्स को बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेकंड है स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। सो इन्होंने दोनों की एक सिमिलरिटी रही है कि दोनों ने ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखा है कि भाई आप ये मत सोचो कि पहले से किसने क्या कहाँ पे अप्लाई किया था। मान लो कि एक ए नाम की ऑर्गेनाइजेशन है और एक बी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। ए नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजर ने कोई काम किया और वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बी नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी मैनेजर ने वही अप्लाई करने की कोशिश की और वो अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये दोनों ही कहते हैं कि भाई आप प्रैक्टिकली देखो कि हमारे पास सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, कंडीशंस कैसी हैं, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँ। आप किसी को भी कॉपी मत करो कभी भी। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और दोनों ने ही जो इंडस्ट्री के अंदर गुड रिलेशंस हैं उनके ऊपर स्ट्रेस दी है कि भाई जो वर्कर्स हैं और जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, दोनों के बीच में कभी भी झगड़े वाली कोई सिचुएशन है वो नहीं रहनी चाहिए। दोनों को ही कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखे हैं कुछ डिससिमिलरिटीज़, डिफरेंस के टेलर और फ्यूल दोनों के जो प्रिंसिपल्स थे उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जैसे कि नंबर 1 पर्सपेक्टिव दे रखा है। सो जो टेलर था, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसके हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, ये करीब करीब फैक्ट्री से रिलेटेड थे सारे के सारे, कि भाई टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशन करो, ये सारे फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी। और जो फ्यूल था लेकिन वो मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर के एक मैनेजर को किस तरीके के डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की, तो टेलर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते। टेलर क्यों नहीं करते? पहला ही जो इसका मैकेनिज़्म था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में आपने देखा होगा कि इतने सारे रूट जो प्लान क्लर्क थे और इतने सारे ही जो प्रोडक्शन मैनेजर थे, उनके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो काफ़ी सारे मैनेजर्स और काफ़ी सारे प्रोडक्शन और प्लानिंग मैनेजर्स के नीचे काम कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि फ्यूल कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड आपको फॉलो करना है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, इट इज़ अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशंस। सो टेलर की जो भी हिदायतें हैं वो स्पेशल सिचुएशंस के अंदर अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन फ्यूल कहता है कि यूनिवर्सली कभी भी आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सो जो टेलर है एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो ऑब्ज़र्व किया टेलर ने, एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके बेस के ऊपर ये फॉर्म हुए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जबकि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स जो एक्सपीरियंस यूनिवर्स का है, मतलब जो यूनिवर्सल में लागू हो सकती हैं वो चीज़ें, वो उनके बेस के ऊपर फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए हैं। सो फोकस किस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है? टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो करते हैं स्पीड, टाइम के ऊपर फोकस,
उनको स्टडी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं। जबकि फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, रिफॉर्म द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, और ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की बात करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हों चाहे वो लोअर लेवल के मैनेजर्स हों। आगे आता है पर्सनैलिटी सोर्स। टेलर के प्रिंसिपल्स किस तरीके के हैं, वो साइंटिफिक हैं, और फ्यूल के प्रिंसिपल्स किस तरीके के हैं, वो प्रोफेशनल हैं। और एक्सप्रेशन, सो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जबकि फ्यूल के जनरल थिंकिंग है, जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिफरेंसेस हैं टेलर की स्टडी के अंदर और फ्यूल की स्टडी के अंदर, और कुछ सिमिलरिटीज़ भी दोनों के अंदर हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो ये था यूनिट 2 का चैप्टर 2.2, जिसके अंदर हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के, फ्रेडरिक विल्सन विंसलो टेलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है।